हेलो गाइस, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और कक्षा 9 का विज्ञान विषय हमने शुरू किया है। पिछली कक्षा में हमने विज्ञान के बेसिक को समझा और कौन कौन सी स्ट्रीम्स इसकी होती है और भारत में विज्ञान का विकास कैसे हुआ, इन सभी चीज़ों पर बात की। आज की ये जो कक्षा है इसमें हम कुछ भारत के जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं उन पर बात करेंगे। जो प्रमुख भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो कुल 4 वैज्ञानिक हमारे हैं जिन पर आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं। कक्षा 9 और 10 में इस टॉपिक को बांट दिया गया है और कुछ वैज्ञानिकों के बारे में कक्षा 10 में चर्चा की गई है, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में कक्षा 9 में चर्चा की गई है। तो आपके आरएस मुख्य परीक्षा में जो विज्ञान विषय है उसमें सीधा सीधा ये टॉपिक आता है और 5 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ से मिल सकता है। तो तैयार रहें और बेहतर तरीके से इसे कंप्लीट करें और इस कक्षा के दौरान इसे याद करके जाएं। इसके अलावा उन सभी छात्रों के लिए मैसेज जिन्होंने आरएस जंक्शन नाम से जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कर रखा है, दोस्तों एप्लीकेशन को अपडेट कर लें क्योंकि एप्लीकेशन का नया अपडेट आ चुका है। तो अगर आपने अभी तक उसे अपडेट नहीं किया तो जरूर कर लें क्योंकि अब नोटिफिकेशन की व्यवस्था उसमें जुड़ गई है। तो मोबाइल पुश से आपको जब भी हम कुछ नया जोड़ेंगे तो मोबाइल पर आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जिन्होंने डाउनलोड नहीं कर रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, हमारा डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पर मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कांटेक्ट करना हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बीरबल साहनी जी के बारे में। पहले तो ये जानते हैं कि बीरबल साहनी थे कौन। बीरबल साहनी थे एक पेलियोबॉटनीलॉजिस्ट, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, उसके अंतर्गत जितने भी हमारे पेड़ पौधों के जीवाश्म होते हैं जो किसी काल खंड में किसी न किसी वजह से दब गए और उनके अवशेष आज हमको मिलते हैं, जिनसे कि हमें मानव के विकास के बारे में जानकारी मिलती है, उसके रूप में उन्हें जाना जाता है। तो चलिए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों हम 2 वैज्ञानिकों पर आज बात करेंगे, पहले बीरबल साहनी, दूसरे मेघनाथ साहा। दोनों में एक ऐसा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो दोनों के नाम में सा शब्द है, ठीक है, तो बीरबल साहनी है, वे मेघनाथ साहा हैं। एक पश्चिम में जन्मा, दूसरा पूर्व में जन्मा। मतलब बीरबल साहनी तो आपके पश्चिम में, जो पंजाब है, पश्चिमी पंजाब, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ। डॉक्टर बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को हुआ। कहां पर? पंजाब पाकिस्तान के शाहपुर जिले के भीड़ा ग्राम में, ठीक है। इनके पिता एक प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर रुचिराम साहनी के यहाँ इनका जन्म हुआ। इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय जो लाहौर में है वहां से अपनी बीए कंप्लीट की और उसके बाद में ब्रिटेन के लंदन, जो ब्रिटेन का लंदन विश्वविद्यालय है, वहां से डीएससी की डिग्री प्राप्त की। डीएससी का मतलब क्या होता है? डीएससी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ साइंस। तो डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री इन्होंने वहां से ली। इसके बाद में अच्छा देखो, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें कैम्ब्रिज से डीएससी की डिग्री मिली। पहले भारतीय के रूप में इनको जाना जाता है। बीरबल साहनी पहले से भारतीय थे जिन्हें कैम्ब्रिज से डीएससी की डिग्री मिली। लंदन की जो रॉयल सोसाइटी है, दरअसल दोस्तों उस समय विज्ञान विषय के अंतर्गत एक बूम सा था। मतलब हर कोई व्यक्ति फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और विज्ञान के क्षेत्र में क्या करना चाहता था? रिसर्च करता था। उस समय अनुसंधान पर बहुत जोर दिया जाता था। इसी चीज को लेकर के जो बीरबल साहनी है ये भी वहां गए, उन्होंने वहां पर कार्य किया और वहां एक सोसाइटी हुआ करती थी जिसको बोला जाता है रॉयल सोसाइटी, ठीक है। और वहां का इन्हें फेलोशिप मिली। क्या मिली? फेलोशिप। तो फेलो बनाया गया, फेलो ऑफ रॉयल कैम्ब्रिज सोसाइटी। क्या नाम है? FRCS, अर्थात फेलो ऑफ रॉयल कैम्ब्रिज सोसाइटी। इनको निर्वाचित किया गया और सम्मानित किया गया। दोस्तों इनसे पहले केवल 4 लोगों को ये खिताब मिला था, ये सम्मान मिला था और बीरबल साहनी ये सम्मान पाने वाले 5वें भारतीय उस कालखंड में रहे, ठीक है। चलिए जानते हैं इन्होंने क्या किया। ये थे एक पेलियोबॉटनिस्ट, मतलब एक महान पुरा शास्त्री, पुरा वनस्पति शास्त्री। वनस्पति शास्त्रियों का काम होता है विभिन्न जीवाश्मों में से जो वनस्पति की विभिन्न प्रकार की पत्तियां, शाखाएं या अन्य जो चीजें दब गई है उनका ध्यान करना, उनको ढूंढना, उनको ढूंढ करके उनकी संरचना का अध्ययन करना
और उसके बाद में जो क्रमिक विकास हमारी वनस्पति में हुआ है उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, यह सारा इनका काम होता है। तो डॉक्टर साहनी जो है इन्होंने कुछ खोजें की जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पैलियोबॉटनी आपको समझ में आ गया क्या होता है? पूरा वनस्पति विज्ञान। सीधा पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पैलियोबॉटनी कहलाता है? पूरा वनस्पति विज्ञान जो है उसको पैलियोबॉटनी कहते हैं। तो डॉक्टर साहनी ने जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, दोस्तों आप आगे पढ़ेंगे साइंस में, एक तो एंजियोस्पर्म्स होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है। एंजियोस्पर्म्स को हम आवृत बीजी कहते हैं, जिनका बीज चारों तरफ खोल से ढका हुआ होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनके बीज ओपन होते हैं, नग्न बीजी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो जीवाश्म पौधों की खोज की जिनमें जिम्नोस्पर्म्स जो हैं उनकी बात इन्होंने की। चीड़ तथा उनकी जाति के दूसरे पेड़ जिन्हें पेंटोजाइलीज कहा जाता है, इससे सारे संसार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। तो इन्होंने पेंटोजाइलीज के बारे में भी बताया। ठीक है, ये एक किस्म विशेष है जो आपके चीड़ जैसे जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है। तो ये इनके द्वारा किया गया। तो इन्होंने ये भी बताया इसके साथ साथ कि हमारे यहाँ पर महाद्वीप जो खिसके, अर्थात जो पहले पैंजिया और पैंथालासा महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं, आप भी आगे पढ़ेंगे उसे भूगोल विषय के अंतर्गत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्या होता है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में हमारे जो जितने भी महाद्वीप हैं वो पहले एक ही लैंड के भाग थे, गोंडवाना लैंड के, फिर उनका टुकड़ा हुआ, फिर टूटने के बाद में वो खिसकते हुए अलग अलग टुकड़ों में गए, हमारे यहाँ पर दक्कन का पठार आया, ऐसी सारी चीजें आप में पढ़ते हो। तो पूरा वनस्पति विज्ञान के अध्ययन में महाद्वीपों के एक दूसरे से दूर खिसकने के सिद्धांत को भी बल मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत से ऐसी किस्मों की खोज की है जो जीवाश्म जो है आपको अफ्रीका में भी पाए जाते हैं और भारत में भी पाए जाते हैं। तो ये मजबूत करता है कि दोनों स्थान किसी समय आपस में जुड़े रहे हैं और इसीलिए वहां पर एक समान वनस्पति हमको उपलब्ध है। ठीक है, ये चीज इन्होंने यहां पर बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि हमारे जो महाद्वीप है ये लगातार जो हमारी मेंटल है, ठीक है, वो पिघला हुआ जो एस्थेनोस्फेयर है, जिसको क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर पर लगातार खिसकती रहती है, लगातार वो अपनी स्थिति परिवर्तित करती रहती है, जैसे कि कोई नाव नदी पर चलती है। तो दोस्तों क्या है कि हमारी जो बाहर आप परपटी देखते हो ना, बाहर भूमि की, उस परपटी के नीचे बिल्कुल एक तरल जो चट्टाने हैं ना, अत्यधिक ताप और दाब की वजह से पिघली हुई अवस्था में रहती हैं और इसी वजह से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत ये प्लेट्स आपस में खिसकती रहती हैं। डॉक्टर साहनी ने सर्वप्रथम जीवित वनस्पतियों पर अनुसंधान किया और उसके पश्चात भारतीय वनस्पति अवशेषों पर दोबारा जांच की। उन्होंने फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शन नामक एक पत्रिका और उसके अलावा कई अन्य पत्रिकाओं में अपने जो सिद्धांत है उनको प्रकाशित भी करने का काम किया। इसके माध्यम से उन्होंने महाद्वीपीय विभाजन सिद्धांत, कैसे महाद्वीपों का विभाजन हुआ, दक्षिण पठार कितना पुराना है, क्योंकि वो भी एक तरफ से उसी का हिस्सा है, ग्लोसिपट्रिस, ठीक है, ग्लोसिपट्रिस वनस्पतियों की उत्पत्ति, ये लंबी पत्तियों वाले कुछ पुरा जीवाश्म होते हैं जिनको हम ग्लोसिपट्रिस बोलते हैं, उनके बारे में इन्होंने अध्ययन किया और कहा कि जिस युग में ग्लोसिपट्रिस अर्थात लंबी पत्ती वाले जो जीवाश्म पाए जाते हैं उसके बाद में हिमालय का उत्थान हुआ है, अर्थात हिमालय एक नवीन पर्वत संरचना है, इस पर भी इन्होंने जानकारी प्रदान की। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ और कार्य किए और वो थे, इन्होंने एक इंस्टीट्यूट स्थापित किया जिसका नाम था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, जो कि पैलियोबॉटनी में दुनिया की पहली संस्था है जो इस क्षेत्र में काम करती है। तो यह है हमारे बीरबल साहनी, जिनके जीवन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। चलिए दूसरे वैज्ञानिक को देखते हैं जिनका नाम है मेघनाद साहा। ठीक है, तो मेघनाद साहा के जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मेघनाद साहा का जन्म हुआ 6 अक्टूबर 1893 को। कब हुआ? 6 अक्टूबर 1893 को इनका जन्म हुआ ढाका जिले के शाओराटोली गांव में। मैंने आपको बताया था ना कि जो साहनी और साहा है, दोनों के नाम में साहा है, लेकिन एक साहनी तो पैदा हुए पंजाब क्षेत्र में और एक साहन जो साहा है वो पैदा हुए हैं पूर्वी बांग्लादेश में, मतलब पूर्वी पाकिस्तान में। तो अब जो उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान थे ना, वो अलग अलग क्षेत्र हो गए। तो बंगाल क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। एक शुरुआत से ही जो है देश प्रेम को दर्शाने वाले व्यक्तित्व रहे और 13 वर्ष की आयु में ही
बंग भंग के विरोध में इन्होंने हड़ताल की और जो बंगाल के गवर्नर सर बॉमफिल्डे फुलर थे उनके स्वागत समारोह के विरोध में विद्यालय से छुट्टी ले ली। इसकी वजह से इनकी छात्रवृत्ति बंद हो गई और इनको एक निजी विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ा। इसके बाद इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमएससी गणित में किया। दोस्तों ये कुछ लोगों के सीनियर रहे हैं। आपने एससी बोस, शरद चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि का नाम सुना होगा। ये दोनों भाई थे, इन दोनों के सीनियर थे, ये 3 कक्षाएं उनसे आगे थे। जबकि इन्होंने महान जो हमारे सर जगदीश चंद्र बसु हैं उनसे शिक्षा ग्रहण की थी, तो उनके निर्देशन में इन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया था। सर जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र रे और DN मलिक जैसे जो विख्यात हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे इन्होंने अपने अध्ययन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जिस कालखंड में ये जन्मे वो एक कालखंड था जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी थी? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, वो काफी प्रचलित था। ऊष्मागतिकी अर्थात थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स ऊष्मा के आदान प्रदान और संचरण से जुड़े बहुत से मुद्दों पर बात करता है। ये कुछ नई टर्म्स हैं जो आज के वर्तमान में आधुनिक विज्ञान में उपयोग की जाती हैं। थर्मोडाइनमिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एटॉमिक जो जितने भी हमारी थ्योरीज है उन पर उस समय चर्चा चल रही थी। साहा ने इनको पढ़ना शुरू किया और इसके बाद में अंतरिक्ष में स्थित जो ग्रह परमाणु है हमारे सूर्य और तारे जैसे जो अंतरिक्ष के पिंड हैं उन पर इन्होंने तारों का जो तापमान है वो कैसे होता है, तो थर्मोडायनेमिक्स इनको अच्छी लगती थी। तो तारों में तापमान की उत्पत्ति, वो तापमान कैसे बदलता है, उनकी भीतरी संरचना क्या है और उनकी संयोजन जैसी चीजें जो है उन पर इन्होंने बात की। इसके अलावा इन्होंने ये भी देखा कि प्रकाश वायुमंडल में स्थित जल की बूंदों से गुजरता है तो उसमें वर्ण विक्षेपण जैसी जो घटना होती है उस पर भी इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, और बताया कि उसमें एक स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम दरअसल क्या होता है कि आपके जो अलग अलग तरह के रंग होते हैं ना, जब भी आपका प्रिज्म जो है, जस्ट अ मिनट, जब भी आपका ये प्रिज्म है, मान लीजिए आपका प्रिज्म है और इस पर एक प्रकाश की किरण गिरती है, ये प्रकाश की किरण यहाँ पर आके गिरेगी। क्योंकि प्रिज्म का जो है अंदर से प्रिज्म कैसा होता है, घनत्व प्रिज्म की डेंसिटी चेंज हो जाती है ना, क्योंकि बाहर वायु विरल है, प्रिज्म थोड़ा सा सघन है, इसलिए थोड़ा सा मूव करता है और उसके बाद में क्या होता है, पूरा का पूरा मूव करता है और यहाँ से इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, और अलग अलग कलर के प्रकाश इसके अंतर्गत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इनमें अलग अलग कलर के प्रकाश जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। तो विबग्योर जो हम बोलते हैं, विबग्योर जो है उसका प्रदर्शन यहाँ पर होता है। तो जब आप इसको किसी फोटो फिल्म पर लेते हो तो उसमें आपको बिल्कुल लाइंस दिखती है, अलग अलग कलर की अलग अलग लाइन दिखती है जिसको हम बोलते हैं वर्णक्रम। वर्णक्रम यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो इन्होंने पढ़ा और उसका अध्ययन करके उसके बारे में इन्होंने जानकारी भी प्रदान की। इसके लिए इन्होंने एक आयोनाइजेशन फॉर्मूला भी प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से जो वर्णक्रम रेखाएं होती है उनको दर्शाया। तो मैंने आपको बताया ना वर्णक्रम रेखाएं क्या होती है, उन वर्णक्रम रेखाओं की उपस्थिति को इन्होंने दर्शाया। और भी बहुत सी चीजें इन्होंने बताई। तो जैसा मैंने बताया, तारों का तापमान, दबाव, इनकी भीतरी संरचना, इन सभी के बारे में जानकारी इन्होंने प्रदान की। खगोल भौतिकी में तारों का तापमान, भीतरी संरचना और संयोजन, इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। क्या बोलते हैं खगोल भौतिकी को? एस्ट्रोफिजिक्स। क्या नाम बोलते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स पर इन्होंने बात की। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की इन्होंने स्थापना की। कहां पर? कलकत्ता में। तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहां पर स्थित है? कलकत्ता में। और इसके अलावा इन्होंने एक साइक्लोट्रॉन, ठीक है, एक तो इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स की स्थापना की और एक साइक्लोट्रॉन भी बनवाया। साइक्लोट्रॉन क्या होता है? साइक्लोट्रॉन दोस्तों एक उपकरण होता है जो आवेशित जो कण होते हैं, हमारे आवेशित कणों को स्पिरल, अर्थात मान लो ये कण यहां पर है तो इसको इस तरह से गति करवाता है, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर इस तरह से गति करवाने का काम करता है और इससे उसके मोशन और उससे रिलेटेड जितना भी अध्ययन है वो इसमें किया जाता है। तो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स और साइक्लोट्रॉन, ये दोनों देने का काम किसने किया? हमारे मेघनाथ साहा ने। इसके बाद में चूंकि मेघ क्या करते हैं? बारिश करते हैं। बारिश से नदियों में पानी आता है और उससे होती है बाढ़। तो मेघनाथ जो है उन्होंने बाढ़ के कारणों का अध्ययन कर
अनेक नदी घाटी परियोजनाओं के सुझाव दिए, जिनमें दामोदर वैली, भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी पूर्वी क्षेत्र की परियोजनाएं सम्मिलित है। सो आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोफेसर एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, जो आज के टाइम में तो इनका नाम बहुत सुना जाता है। आपने हिग्स बोसोन कण के बारे में सुना होगा, सर्न इंस्टीट्यूट के बारे में सुना होगा। तो वो जो है बोसोन कण इन्हीं के नाम पर दिए गए हैं। तो दोस्तों प्रोफेसर सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1894 में वहीं कलकत्ता में हुआ, जहां पर हमारे मेघनाथ साहा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ और पिता सुरेंद्र नाथ बोस थे, माता अमोदिनी देवी थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से एमएससी की भौतिकी में और मैडम क्यूरी और अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम किया। मैडम क्यूरी को आप सभी जानते हैं, जो हमारे रेडियो एक्टिविटी है उसके ऊपर इन्होंने काम किया था और उसके बाद 1901 या 4 में इनको नोबेल पुरस्कार भी उसके लिए दिया गया था। तो जो पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी पति पत्नी दोनों थे, उन्होंने इसमें काम किया था। आइंस्टीन के साथ इन्होंने काम किया। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने दी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दो तरह की होती है, एक नॉर्मल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है। तो आपने सबने शायद पढ़ा होगा E = mc²। ठीक है, यह फॉर्मूला उनके द्वारा दिया गया था। और एक और होता है G = m1 m2/r², इस तरह से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उन पर हम बाद में बात करेंगे, वो हमारे कोर्स से आउट है तो हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। वो इन्होंने दिया था। तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन के अणुगतिक सिद्धांत के आरंभिक सांख्यिक विधियों को बोस द्वारा दिए गए अनुसंधानों के अनुसार फोटोन और इलेक्ट्रॉन पर भी लागू किया जा सकता था। दरअसल दोस्तों जितने भी अणुगतिक सिद्धांत है वो आपके परमाणुओं पर लागू होते हैं, आपके अणुओं पर लागू होते हैं। अणुगतिक सिद्धांत क्या होते हैं, बेसिक में बिल्कुल समझा देता हूं। आपने देखा होगा ठोस, द्रव और गैस परमाणुओं की 3 स्थितियां होती है और दरअसल इनके 3 रूप, ठोस, द्रव, गैस के पीछे कारण क्या होता है, परमाणु के बीच की दूरी। परमाणु के बीच जितनी ज्यादा दूरी होती है वो उतने ही ज्यादा गैसीय फॉर्म में जाते हैं, जितने नजदीक आते हैं उतने ज्यादा ठोस अवस्था में आने लगते हैं। तो किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, क्या उनकी गति होती है, उनका आयतन निश्चित होता है, उनका आकार परिवर्तित होता है, ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो हम अणुगतिक सिद्धांतों में पढ़ते हैं। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने वो सिद्धांत दिए थे। तो पहले क्या था, ये सिद्धांत परमाणु या अणु पर लागू किए जाते थे, लेकिन इन्होंने सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हुए ये बताया कि ये सिद्धांत जो हैं इनको फोटोन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन पर भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात इनके द्वारा कही गई। तो इनका जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाता है, बोस का जो प्रयोग है उसको बोस आइंस्टीन सांख्यिकी क्या बोला जाता है, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसके बाद में चूंकि उस समय बहुत से कण आने लगे थे, हर कोई अपनी तरफ से अनुसंधान कर रहा था, शोध कर रहा था, जो मन में जो कण दिए जा रहे थे, तब इन्होंने जाकर के और इस सांख्यिकी के आधार पर, ठीक है, इन्होंने उनका वर्गीकरण किया। और एक तो इनके नाम से जो सांख्यिकी है वो है बोसोन और दूसरी है फर्मियोन। दरअसल हम जितने भी हमारे पास सबसे छोटे रूप अणुओं के हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी है, एक फर्मियोन, दूसरी बोसोन। ये आपके जो कण होते हैं उनके चक्रण पे आधारित होती है, वो कण कैसे चक्र कर रहे हैं। ठीक है, कणों का चक्रण कैसा है, क्वार्क इनको बोला जाता है। तो अगर आपका चक्रण 1, 1.5, 2.5, 3.5 इस रूप में है, तब तो आपके सभी चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो या न्यूट्रॉन के रूप में। तो ये सभी क्या है, ये फर्मियोन्स है। ये जो मैंने नाम लिए ना यहाँ पर सब, ये क्या है, ये सब फर्मियोन्स है। फर्मियोन्स मतलब जो फॉर्म करते हैं, जो अणु का निर्माण कर सकते हैं, वो सभी फर्मियोन है। इनमें चक्रम क्वांटम संख्या के आधे का पूर्ण गुणज होता है। कैसे, 1/2, 1 × 1/2, 2 1/2, 3 1/2, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन इन्होंने जो कण दिए उनमें फोटोन हो गया, पाइमिजोन हो गया, ग्रेविटोन हो गया, हिग्स बोसोन हो गया, अल्फा कण हो गया, डब्ल्यू बोसोन हो गया, इस तरह के जो कण होते हैं उनमें क्वांटम पूर्णांक में होते हैं, 0, 1, 2, 3। और ये जो है ये कभी भी किसी तत्व का निर्माण नहीं करते हैं। तत्व का निर्माण या परमाणु का निर्माण जो है वो होता है आपके फर्मियोन से, जबकि जो आपके सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा जो दिए गए बोसोन कण हैं उनके द्वारा ऐसा
कोई निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने यहां पर बताई। इसके अलावा इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम दिया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या दिया? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नाम दिया इन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था को। दरअसल दोस्तों पदार्थ की चार ही अवस्थाएं मानी जाती है। कौन कौन सी? पहले हमने जो पढ़ी है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। आप सभी ने ये चार गैस जो है अवस्थाएं पढ़ी होगी, लेकिन पांचवी अवस्था को क्या बोला जाता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। और इसके लिए आपको जरूरी है कि आप किसी भी सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग, जितनी कम घनत्व वाली, इतनी कम विरल गैस जो है, उसको आप जो है बहुत कम तापमान पर अगर ठंडा करोगे तो ही आपको इस तरह की गैस की प्राप्ति हो सकती है, इस अवस्था की प्राप्ति हो सकती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की। इसके अलावा इन्होंने सल्फोनेमाइड अणु बनाए, जिनका प्रयोग आई ड्रॉप, जो आंखों में डालते हैं ना आई ड्रॉप, उस आई ड्रॉप के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा ये भी कहते थे कि इस देश में लोग उस भाषा को नहीं चाहते जो जिसमें उनकी माँ ने उन्हें बचपन में लोरियां सुनाई है, तो बहुत प्रेम करते थे हिंदी भाषा को। इसके अलावा ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। चलिए अंतिम आज के जो हमारे हैं भास्कराचार्य प्रथम, उनको देख लेते हैं। 600 से 680 ईस्वी में ये रहे, तो 7वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ महाराष्ट्र में। कहां पर हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य में इनका जन्म हुआ और प्रथम ऐसे गणितज्ञ थे, इनका नाम क्या है? भास्कराचार्य प्रथम। तो दो भास्कराचार्य हुए हमारे। ठीक है, एक तो भास्कराचार्य दूसरे हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, लीलावती वाले, जिन्होंने अंतरिक्ष से जुड़े हुए बहुत से सिद्धांत दिए। एक भास्कराचार्य प्रथम जो है वो गणितज्ञ है। मैंने आपको बताया था आर्यभट्ट प्रथम को हम पढ़ते हैं और भास्कर द्वितीय को पढ़ते हैं, लेकिन देखो यहाँ भास्कर प्रथम भी आ गए। तो इन्होंने आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है ना, उस पर टीका भी लिखी थी, टीका लिखने का काम इन्होंने किया था। तो सबसे पहले इन्होंने हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना शुरू किया और इसके लिए इन्होंने अंकों की जगह पर शब्द और प्रतीक का प्रयोग किया। जैसे कि 1 के लिए इन्होंने चांद बताया, 2 के लिए इन्होंने आंखों का प्रयोग किया। ठीक है, इसके 5 के लिए इन्होंने ज्ञानेंद्रियां जो होती है हमारी, उनके लिए प्रयोग किया। इस तरह से इन्होंने भारतीय पद्धति में इनको बताने का प्रयास किया। इन्होंने आर्यभट्टीय भाष्य लिखा 629 ईस्वी में। ठीक है, और 2 ग्रंथ और लिखे थे इन्होंने, पहला महाभास्करीय और दूसरा लघु भास्करीय। ये दोनों भी इनके द्वारा लिखे गए थे, जिनका बाद में अरबी भाषा में भी अनुवाद किया गया। दोस्तों महाभास्करी ग्रंथ में इन्होंने त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री का जो ज्या होता है, ज्या किसको बोलते हैं? साइन। अच्छा, ये कुछ आपने पढ़े होंगे सभी ने। ठीक है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, तो आप सभी पढ़ोगे। तो साइन का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर के और 1/2 तक। ठीक है, तो ये हम सभी ने पढ़ा होगा, आप भी पढ़ रहे होंगे। तो साइन एक्स को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला सबसे पहले इन्होंने दिया, जहां पर आप x की वैल्यू रख करके डायरेक्ट साइन x का मान ज्ञात कर सकते हो, और वो भी केवल 2% की अशुद्धता के साथ। केवल 2% तक इसमें चेंजेज होते हैं। तो इतनी अच्छी गणना उस काल में इन्होंने कर ली। 1.8% x बराबर 0 पर अपेक्षित त्रुटि जो है 1.9% होती है। देखो मैथ में त्रुटि होती है दोस्तों, मैथ कभी भी परफेक्ट नहीं होती, अपेक्षित त्रुटि मिलती है। इसके बाद में इन्होंने एक विल्सन प्रमेय भी दी थी। विल्सन प्रमेय आप सभी अगर 9वीं कक्षा में हो तो आप पढ़ोगे। ठीक है, और बड़ी कक्षाओं में आ गए हो तो अब नहीं पढ़ोगे। ठीक है, पहले पढ़ ली होगी तो अब क्यों पढ़ोगे? तो जो 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको आगे मिलेगी पढ़ने को। एक संबंध होता है 1 + p - 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर ये फैक्टोरियल लगेगा इसमें। ठीक है, इस तरह से फैक्टोरियल आपने देखे होंगे। तो जैसे अगर मान लो n फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है n × n - 1 × n + 1 n + 2, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी तरह फैक्टोरियल का एक फॉर्मूला दिया, जिसमें इन्होंने बोला कि 1 + p - 1 फैक्टोरियल जो है, अगर कोई अभाज्य संख्या है p, ठीक है, तो बाद में ये वाली जो संख्या है ये p से भाज्य हो जाती है। मतलब ये p कोई अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन यदि आप इस फॉर्मूले में इसको रख दोगे तो ये p से भाज्य हो जाती है, p का ही भाग इसमें चला जाता है। ये बात इन्होंने कही और बाद में इसे अल हेक्शम फाइनबोनेली जैसे गणितज्ञों ने
सत्यापित भी किया और इसीलिए इसको विल्सन प्रमेय भी कहा जाता है। इसके अलावा भास्कराचार्य ने एक प्रमेय भी दी, ठीक है, जिसे हम आजकल पेल समीकरण कहते हैं, एट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इन्होंने दिया और एक प्रश्न इन्होंने दिया था, ठीक है, उसको आप हल भी कर सकते हैं। तो एक तरह से जो हमारे द्विघातीय समीकरण होते हैं उन पर भी इन्होंने काम किया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों हमारा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे वर्तमान वैज्ञानिकों की जो उपलब्धियां हैं। बहुत सी उपलब्धियां हैं दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। यहां से प्रश्न बनते हैं आपके विज्ञान में, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि देखिए 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। 68 में हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार मिला। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट दी, उनको मिला। और 2009 में वेंकट स्वरमन रामाकृष्णन को पुरस्कृत किया गया, ठीक है। ये आपके कुछ पुरस्कार जीतने वाले हैं। बहुत सी चीजें हैं जो भारत में विकसित हुई हैं, जैसे कि बटन, काजल, कैलिको, चतुरंग, छीट, क्रेस्कोग्राफ, क्रूसिबल, इस्पात, शैम्पू, नील, रंजक, चीनी का परिशोधन, परखनली शिशु जैसी चीजें। इसके अलावा हमने परमाणु परीक्षण भी किए हैं। 1974 में हमारा पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ और उसके बाद में दूसरा 1998 में खातुलाई में किया गया, 11 मई 1998 को, ठीक है। 2 परमाणु परीक्षण करके हम परमाणु संपन्न देश बने। हमने अंतरिक्ष के क्षेत्र में SLV-3 नाम से रोहिणी नामक उपग्रह जो है, जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, उससे रोहिणी उपग्रह स्वदेशी रूप से स्थापित किया और भारतीय क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करके हमने 2014 में GSLV-DS का प्रक्षेपण किया। तो ये हमारे अंतरिक्ष विज्ञान में आने वाली चीजें हैं। हमने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्र मिशन में चंद्रयान भी जो है लॉन्च किया और 24 सितंबर 2014 को मंगल कक्षीय मिशन अर्थात मॉम, मार्स ऑर्बिटर मिशन को भी लॉन्च किया। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में तो खास करके हमने बहुत प्रगति आज तक कर ली है और ये प्रगति कोई छोटी मोटी नहीं है, ये प्रगति करने में बड़े बड़े देशों को पसीना आ जाता है। चलिए, अंत में इसरो द्वारा भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV C-29 का प्रयोग करके 9 भिन्न भिन्न देशों के 23 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे 2015 में। और इसके बाद में हाल ही में दोस्तों जो है शायद C-39 था, उससे कुल 100 उपग्रहों को एक साथ हमने प्रक्षेपित किया था और वो हमारा एक सबसे माइलस्टोन था। और इसके अलावा UNO जो है उसने 21 जून को विश्व योग दिवस मनाना शुरू कर दिया 2015 से। 2014 दिसंबर में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था UN महासभा में। पहला ऐसा प्रस्ताव था जो बहुमत के साथ पारित हुआ, ठीक है। तो ये सभी हमारी शुरुआती जो है एक इंट्रोडक्शन है विज्ञान का, जो मैंने आपको दिया। जुड़िए हमारे साथ, RS जंक्शन पर एप्लीकेशन है हमारी, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, डाउनलोड करें और वहाँ पर जो कोर्सेज आपके लिए हैं उनका फ़ायदा उठाएं। RS जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो आप, किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना हो, सोशियोलॉजी पढ़ना हो या टेस्ट सीरीज आपको देनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैप्टर 2 की शुरुआत करते हैं। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।